सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली जाएंगे। मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त नंदा नगर क्षेत्र का दौरा करेंगे। राहत एवं बचाव कामों का निरीक्षण भी आज करने वाले हैं सीएम। इसी के साथ आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ मौजूद होंगे। नंदा नगर क्षेत्र में बादल फटने से जो तबाही हुई है उसको भी आज वो देखेंगे। चमोली के नंदानगर घाट में दूसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। भारी बारिश के बाद आई तबाही में अब तक 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है। वहीं एक शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। आपदा के बाद निकाले गए शव परिजनों का इन्हें देखकर रो रो का बुरा हाल है। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित कुंतरी और लगाफाली सरपाणी गाँव हुए हैं। वहीं धुरमा गांव में भी आपदा का कहर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग बाधित होने से काफी परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा और आपदा के दूसरे दिन भी राहत बचाव में तेजी लाई जाएगी। डीएम चमोली और एसपी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सेरा धुरमा रोड को खोलने का काम भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने काठ गोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल जिले के आपदा को हुए लेकर नुकसान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा संबंधित सभी आकलन करने के समय से निर्देश दिए ताकि समय रहते आपदा के काम शुरू किए जा सके। नैनीताल में आपदा के हालात पर सीएम धामी ने यहां मीटिंग भी की और सभी को जल्द हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा ने कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन को अलर्ट किया है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसी देहरादून की। ऐसे में कभी भी यहां बादल फटने की घटना हो सकती है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया। इसमें एसडीएम नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून की सहस्त्रधारा, रायपुर, राजपुर जैसे इलाकों के पास बहने वाली नदियां बरसात में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। ऐसे में भले ही प्रशासन नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण पर जांच कर रहा हो, लेकिन नदियों के किनारे अतिक्रमण में नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। तो फिर जांच कौन किस पर करेगा और कैसे करेगा, यह बड़ा सवाल है। देहरादून में जिस तरह से अलग अलग जगह पर आपदा आई, उसमें 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं।
यहाँ नदियों किनारे जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस की आड़ में अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ, वो इस मॉनसून में लोगों की जिंदगी तबाह कर गया। नदियों के किनारे कहीं बहुमंजिला होटल बन गए तो कहीं लोगों ने अपने आशियाने बना लिए, जिनको बसाने में नेताओं का ही बड़ा हाथ माना जाता है। अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बसा तो दिया, लेकिन यहाँ हर साल बरसात में लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अब खुद नेता ही एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने लगे। आदेश दिए जा रहे हैं कि यहाँ जांच होगी जिन लोगों ने भी नदी को। नहीं, ये तो पहले भी हुआ था जब माल देवता में आई थी, लेकिन जो भी है, हम अगर किसी ने गलत किया है तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। विधायक जी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों की तरफ से बसाया गया। नहीं, हमने किसी को नहीं बसाया, ये गलत बात। क्या कार्रवाई होगी यहाँ? हम आपका वोट बैंक है। ये मेरा वोट बैंक नहीं है। वहीं कांग्रेस का भी यही हाल है। नेता इन लोगों के सहारे सीट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं कि अगर बसावट में दिक्कत थी तो बिजली पानी क्यों मुहैया करवाया गया। बिल्कुल गलत है फैसला। इंक्रोचमेंट तो किसी ने किया ही नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट किया होता, इन लोगों ने वहाँ पर विकास कार्य क्यों किए? अगर अतिक्रमण की भूमि थी तो वहाँ लाइट क्यों लगी, पानी क्यों लगा, बिजली क्यों लगी, आंगनबाड़ी क्यों? कहते हैं आप ही लोगों ने लगवाया है। हमने लगाया, सरकार ने लगाया। सरकार ने काम क्यों किया? पार्षद ने काम किया, विधायक ने काम किया, सांसद ने काम किया, और इरिगेशन ने काम किया, विद्युत विभाग ने काम किया, जल निगम ने काम किया, जल संस्थान ने काम किया। ये हमने थोड़ी कराया। नदियों किनारे अतिक्रमण इस हद तक हुआ कि प्रशासन भी अब जांच करवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब ये निर्माण कार्य हो रहे थे तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी आंखें मूंदे थे? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में संचालन जो है मौजूदा समय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर स्थित समिति जो है वो कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में बीकेटीसी मंदिर का संचालन सौंपा था। शुक्रवार को बीकेटीसी के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने चंडी देवी मंदिर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई से बीकेटीसी द्वारा चंडी देवी मंदिर का संचालन संभालने के बाद मंदिर समिति की आय बढ़ी है, साथ ही व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो रही हैं। ने जो है कि इस मंदिर को टेक ओवर किया था, उसके बाद से हमारे मंदिर समिति के यहाँ पर स्टाफ, सभी हमारे वेद पाठी और प्रशासनिक अधिकारी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं। और आपने देखा भी है कि उन व्यवस्थाओं को हमने किस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को यहाँ पर ठीक किया है। मैटिंग की व्यवस्था हो, जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण को ठीक प्रकार से ठीक किया है। कोटद्वार में हाल ही में पुरातत्व विभाग की टीम ने कण्व आश्रम का सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट जल्द एएसआई को भेजी जाएगी, जिसके बाद कण्व आश्रम में विकास की योजनाएं तैयार होंगी। वहीं मामले में बीजेपी विधायक रितु खंडूरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कण्व आश्रम को विश्व पटल पर लाने के लिए ये पहला कदम है और जल्द ही कण्व आश्रम में चक्रवर्ती राजा भरत की मूर्ति लगाई जाएगी। कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जांच की, घूमे फिरे, पूरी चिंता की, चीज़ों को देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो हम सब चाहते हैं, कोटद्वार वासी चाहते हैं कि कण्व आश्रम विश्व पटल पर आए। रामनगर के कॉर्वेट से एक वीडियो फिर सामने आया। वीडियो चिमटा खाल के पास का बताया जा रहा है, जिसमें एक बाघ बिल्ली का शिकार कर रहा है। ये हैरानी भरा वीडियो है क्योंकि माना जाता है कि बाघ बिल्ली का शिकार नहीं करता, लेकिन यहाँ कॉर्वेट पार्क से ये वीडियो सामने आया जिसमें बाघ ने बिल्ली का शिकार किया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक ली। दरअसल मीटिंग में जनहित से जुड़ी परियोजनाओं पर मंथन किया गया कि जनता के हित के लिए जुड़े प्रोजेक्ट्स को एक समय सीमा के अंदर खत्म किया जा सके ताकि जनता को उसका पूरा लाभ मिले। इसके लिए मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनता के मुद्दे पर कोई भी ढिलाई नहीं की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी 24 सितंबर से विधिवत कार्य करना शुरू करेगी। 24 सितंबर को बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति बुलाई है, जिसमें बीजेपी नए पदाधिकारियों को विधिवत काम सौंपने के बाद 2027 के चुनाव के मद्देनजर संगठन के कार्यों का रोड मैप तैयार करेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे।
2027 का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बीजेपी जहां हैट्रिक के इरादे से मैदान में उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का रहने वाला है। इसलिए दोनों दलों ने अभी से एक दूसरे के लिए वही और खाता बनाने की शुरुआत कर दी है। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए जहां हैट्रिक का मौका है, तो कांग्रेस के लिए सियासी अस्तित्व की अग्नि परीक्षा। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे में 40 से 47 सीटें ऐसी चिन्हित की गई है जहां कांग्रेस दमदार चेहरों की तलाश में है। यहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का होमवर्क ये भी बताता है कि 20 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 में हुए परिसीमन के बाद कांग्रेस का गणित पूरी तरह बिगड़ गया। तब से अब तक वो इन सीटों पर जीत नहीं पाई। यही नहीं, पिछले 25 सालों में 5 सीटें कांग्रेस के लिए ऐसी अबुझ पहेली बनी हुई है जिन्हें वो जीत नहीं पा रही है, जिनमें देहरादून कैंट, हरिद्वार, यमकेश्वर, काशीपुर और डीडी हाट शामिल हैं। 20 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस अभी तक परिसीमन के बाद एक बार भी जीत नहीं पाई है। और मुझे जानकारी मिली है कि अभी जो उन्होंने एक सर्वे कराया है, 47 सीटों पर तो उन पर कैंडिडेट ही नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जाएगी और पिछली बार से ज्यादा विधायक इस बार भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। कांग्रेस के साथ जो ड्रॉबैक है कि 5 सीटें ऐसी हैं राज्य बनने के बाद जिन पर वो कभी नहीं जीते, 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर 4 बार हारे और 20 सीटें ऐसी जिन पर वो लगातार 3 बार हारे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता में हैट्रिक का ख्वाब देख रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी को चकराता, जसपुर, पिरान, कलियर, धारचूला और मंगलौर की 5 सीटें गिना दी, जहां बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया, ये खबर बीजेपी को है, मुझे तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वे बीजेपी ने खुद करा और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करा। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तब कांग्रेस की बात करें। ये दिगर बात है कि आपने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन तीसरी बार का जो ख्वाब आपने पाल रखा है, तो ये ख्वाब ही रह जाएगा, सरकार नहीं बन पाएगी। साफ है, दोनों ही दल एक दूसरे की खाताबही बनाकर चुनौतियों और मौकों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो लेवल पर 2027 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, सियासी अस्तित्व के लिए भी लड़ी जाने वाली है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और कॉलेजों में 27 सितंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, तो अब कॉलेजों में चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में जोश आई है। नैनीताल कैंपस में भी छात्रों ने रैली निकालकर और अपने पक्ष में मतदान करने की छात्रों से अपील की। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने भी पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। यहाँ बच्चा आता है, बहुत दूर दूर से गाँव वगैरह से आता है, बच्चा आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए, और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है, तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में सीवक थॉर्न यानी लेह बेरी के जरिए लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। वन विभाग ने चाइना बॉर्डर से लगे इलाकों के सीवक थॉर्न का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसमें कई गुणों से लवरेज। सीवक थॉर्न सिर्फ हिमालय के ऊंचे इलाकों में ही नहीं होता है। सीप कथोर्न को लेह बेरी भी कहा जाता है। ये फल सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में ही पैदा होता है।
छोटे संतरे के आकार का सीब कथोर्न भले ही कई गुणों को खुद में समेटे हो, बावजूद इसके अब तक इसका कमर्शियल यूज नहीं हो पाया है। लेकिन अब वन विभाग ने पिथौरागढ़ में ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया है। विभाग ने चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले काश्तकारों को लद्दाख के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में ट्रेनिंग भी दी है। इस दौरान काश्तकारों को वो सब कुछ बताया गया जिससे सीब कथोर्न की उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य लाभ यह है कि जो ये ब्लड है, ब्लड को पतला करता है, जिससे हार्ट अटैक इत्यादि की जो है समस्या नहीं होती। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6। सीब कथोर्न को रेगुलर खाने से हार्ट अटैक की आशंका भी नहीं के बराबर रहती है। यही नहीं, इसकी मदद से कैंसर, शुगर, बीपी और एलर्जी जैसी बीमारियों से भी निपटा जा सकता है। किडनी के मरीजों के लिए भी सीब कथोर्न किसी रामबाण से कम नहीं। 7,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला सीब कथोर्न बॉर्डर के इलाकों में रोजगार के नए दरवाजे खोल सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले चरण में 14 काश्तकारों को इसके लिए ट्रेंड किया है। एक महत्वपूर्ण पौधा है और वन विभाग का यह प्रयास है कि लोगों को इसके माध्यम से रोजगार से जोड़ा जा सके, तथा इसके विपणन के लिए भी वन विभाग द्वारा जो है ग्रामीणों को सहयोग किया जाएगा, तथा दिल्ली तथा हरियाणा में जो कंपनियां हैं जो इसको खरीदती हैं उनके साथ उनका जो है कॉन्टैक्ट कराया जाएगा।